हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम पांडे और आज हम इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में वाटर बजट और प्रेसिपिटेशन के बारे में बात करेंगे। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस मॉड्यूल नंबर 1। सो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वाटर बजट इक्वेशन का जो कंपोनेंट होता है वो होते क्या है। ओके, तो हमने बात करी थी इनफ्लो और आउटफ्लो की, कुछ एक एग्जांपल देके आपको समझाया था। एंड ऑल्सो वी डिस्कस्ड कि ये इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास, कि जितना पानी आया है उतना ही पानी यहाँ से जा रहा है। ओके, दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट इज़ बीइंग अप्लाइड हेयर। अगर इसको हम वॉल्यूम के टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं, ओके, तो आप क्या कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ इनफ्लो माइनस वॉल्यूम ऑफ आउटफ्लो इज इक्वल टू द चेंज इन द स्टोरेज। अब हम बात करेंगे कि इनफ्लो और आउटफ्लो के कंपोनेंट्स क्या क्या है। किसी भी कैचमेंट एरिया की अगर हम बात करेंगे तो हम उस कैचमेंट एरिया के लिए हम वाटर बजट इक्वेशन लिख सकते हैं। ओके, लेट अस सी हियर कि इनफ्लो कैसे हो सकता है किसी भी कैचमेंट एरिया में। अगर मैं बात करूं कि दिस इज द कैचमेंट एरिया जहां पे एक स्ट्रीम फ्लो कर रही है, दिस इज द स्ट्रीम दैट इज फ्लोइंग, यहाँ पे जो इनफ्लो है दैट इज ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का एक कंपोनेंट क्या है, रेनफॉल है। तो इफ आई कैन से कि कोई भी बारिश यहाँ पे होती है, लेट्स से PMM की बारिश यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, तो इस PMM की बारिश के कारण आपको क्या मिलेगा, इनफ्लो मिलेगा उस कैचमेंट एरिया में। अगर मैं बात करूँ आउटफ्लो की, तो आउटफ्लो के कुछ कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज दिस सरफेस रन ऑफ। ओके, वाटर विल बी मूविंग आउट ड्यू टू दिस सरफेस रन ऑफ। Then there is this G component, that is the net groundwater flow out of the catchment. Then there is evaporation. मैंने आपसे क्या कहा था कि evaporation एक प्रकार का loss है. So water will be lost due to this evaporation E. Water will be outflowing due to this evaporation E. Also then there is term called as transpiration. Then there is infiltration, जो कि एक ऐसा process है जो कि will not be contributing in the water flow. So क्या, तो यहाँ पे infiltration यहाँ पे हो गया. Inflow and outflow. Then we talk about the change in storage. What is the change in storage? They can be change in a surface water storage, they can be change in storage as the soil moisture, they can be change in the groundwater storage. अब कुछ सोचिए, अगर let's say this is the land which is there, अब land पे क्या हो रहा है, there is some precipitation that is occurring. अब इस precipitation के कारण कुछ infiltration हो गया। अगर कुछ infiltration यहाँ पे हो जाता है, okay, so what will happen, this will lead to some change in storage. It might increase the storage. Okay, so there is some infiltration that is occurring there, there will be some increase in the storage in the groundwater. इसी तरीके से यहाँ पे चीज़ें चल रही होती हैं। अगर मैं बात करता हूँ वाटर बजट इक्वेशन की, तो यहाँ पे आप समझिएगा कि किसी भी कैचमेंट एरिया के लिए हमेशा हम बात करेंगे तो क्या बोलते हैं कि इनफ्लो माइनस द आउटफ्लो इज इक्वल टू द चेंज इन द स्टोरेज। अगर यही डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, अगर यही डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो व्हाट वी कैन से दैट द स्टोरेज इज बीइंग इंक्रीज्ड, पानी हमारे पास एडिशनल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर यही डेल्टा एस नेगेटिव होता है तो यानी कि स्टोरेज क्या हो रहा है आपके पास, डिप्लीट कर रहा है। ओके, तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर यू कि आपका स्टोरेज बढ़ रहा है। बट इन द सेम टाइम अगर मैं बात करूँ इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो जाए, इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो जाए आउटफ्लो से, देन व्हाट विल हैपन, देन इट कैन ऑल्सो लीड टू अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ फ्लड। ओके, तो दिस इज़ वन केस ऑल्सो जहाँ पे इनफ्लो ज़्यादा हो जाता है आउटफ्लो से, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ फ्लड। अगर मान लीजिए किसी साल बारिश कम होती है या अदर सोर्सेज से पानी कम आता है, देन व्हाट विल हैपन, इनफ्लो लेट से बहुत कम हो गया और आउटफ्लो जो डिमांड है लोगों की पानी की वो तो वैसे ही चल रही है, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं देखने को मिल रहा है। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इन दैट केस द आउटफ्लो विल बी मोर और लेस द सेम, बट अगर हम इनफ्लो के टर्म में कंपैरिजन करने लग गए तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। तो इन दैट केस जो भी आपने पानी स्टोर कर रखा होगा दैट विल बी गेटिंग डिप्लीटेड। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कैचमेंट की। तो कैचमेंट में पानी देखिए आया कैसे, टू द दिस रेनफॉल दैट इज P, तो हम इसको प्लस P बोल देते हैं। ओके, फिर पानी गया कैसे, माइनस R माइनस G, एक रन ऑफ से चला गया आपका पानी, एक आपका दिस ग्राउंड वाटर की तरफ चला गया, इवेपोरेशन की तरफ से चला गया और ट्रांसपिरेशन की तरफ से चला गया। दीज आर द डिफरेंट लॉसेज विच कैन अकर देयर। ओके, सो in this case you can see that inflow minus this is the entire term outflow is equal to delta S. वाटर बॉडीज की अगर बात करते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होगा, इनफ्लो हो रहा होगा और कुछ ना कुछ यहाँ पे आउटफ्लो हो रहा होगा। इनफ्लो कैसे भी हो सकता है ना, अलग अलग सोर्सेज से पानी आएगा ही आएगा। अच्छा, एक और हम अगर इनफ्लो की बात करें तो बारिश की वजह से भी कुछ आ सकता है इनफ्लो, सो दैट इज द P प्रेसिपिटेशन एयर। ओके, कुछ आउटफ्लो होगा कैसे, ग्राउंड वाटर में चला गया,
कुछ आउटफ्लो ऐसे होगा जैसे इवेपोरेशन हो गया, कुछ आउटफ्लो ऐसे होगा कि सिंपली बाहर चला जा रहा है पानी रिवर से, ओके, ड्यू टू द डिफरेंट फैक्टर्स. सो वी कैन से दैट इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू द डेल्टा स्टोरेज. तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ही सिर्फ देखिए तो जितना पानी आ रहा है माइनस जितना पानी जा रहा है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, द डेल्टा स्टोरेज, दैट इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन स्टोरेज. तो बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है, जो चीज़ आ रही है आप उसको देख लो, कितना आपका वाटर इज इनकमिंग, कितना वाटर इज आउट गोइंग, एंड देन यू कैन ऑल्सो इजली सी दैट व्हाट विल बी द चेंज इन द स्टोरेज. अगर हम रेनफॉल के बारे में बात करें और रन ऑफ के बारे में बात करें, ठीक है, तो R इज इक्वल टू व्हाट, प्रेसिपिटेशन, दिस इज द प्रेसिपिटेशन माइनस द लॉसेज. तो लेट्स से अगर इनकमिंग है, इनकमिंग क्या है, प्रेसिपिटेशन है, ओके. अब कुछ इसमें से लॉस हो गया, कुछ इसमें से प्रेसिपिटेशन कुछ लॉस हो गया. लॉस क्या क्या हो सकते हैं, लेट्स से इंटरसेप्शन हो जाए, है ना. इंटरसेप्शन मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में. अगर मान लीजिए दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज़ देयर ऑन द ग्राउंड और उसके टॉप पे यहाँ पे छत पे यहाँ पे पानी स्टोर हो जाए, तो दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ लॉस. तो ये पानी यहाँ पे लॉस हो गया. तो अगर आना था कुछ पी पानी, नाउ इट इज कमिंग एज पी डैश, ओके. सो दिस इज पी डैश वाटर हेयर. अगर यहाँ से क्या होगा, कुछ ग्राउंड पे जैसे ही पड़ा, इट विल लीड टू सम ऑफ रन ऑफ. तो रन ऑफ इज अ टाइप ऑफ लॉस देयर. तो दिस आर रन ऑफ इज इक्वल टू पी माइनस एल. नेक्स्ट बात करते हैं वाटर बैलेंस की. कितना पानी है दुनिया में, आप लोग के लिए कमी पड़ रही है क्या? तो इसको यहाँ पे अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे समझिएगा कि कितना पानी यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन इंडिया. ओके, लेट अस सी हियर. टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड इज अबाउट 1360 मिलियन किलोमीटर क्यूब. लग रहा है इतना बहुत ज़्यादा पानी है, बट द थिंग इज अ मेजॉरिटी ऑफ इट वी कैन नॉट यूज. कैसे? बिकॉज of this total amount of 1360 million kilometer cube, 97.2% is in the seas and the ocean, जो कि क्या है, saline है, that is saline portion, salty है water, we cannot use it directly. Next 2% is frozen in ice caps, that also you cannot use because you cannot use it for drinking straight away. 0.31% is in deep groundwater. अगर मैं इसको ऐड करता हूँ इन तीनों चीज़ों को तो 99.6% पानी आपके यूज़ का है ही नहीं. ओके, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज ऑफ नो यूज़ फॉर द ह्यूमंस. सो जो बचता है इसके बाद 0.4% ऑफ दिस अमाउंट दैट इज ओनली अवेलेबल टू द एंटायर वर्ल्ड फॉर यूज़. इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया का जो एरिया है, लैंड एरिया है, दैट इज 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर. अगर मैं बात करता हूँ एनुअल एवरेज रेनफॉल की तो इट इज़ इक्वल टू 1170 mm डेप्थ. ओके, अगर मैं इंडिया के एरिया के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, इट कम्स आउट टू बी नियरली 4000 किलोमीटर क्यूब पानी आपके पास वॉल्यूम में इकट्ठा हो जाता है. यानी कि अगर मैं बात करूं तो मैं अगर ये कहूं कि इंडिया को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ एक बॉक्स में, ओके, जिसकी एक दिस इज हाइट, दिस इज दिस बेस एयर और कुछ इसकी यहाँ पे दिस इज द सॉर्ट ऑफ क्यूब, ये इसका कुछ यहाँ पे लेंथ हो गया. तो दिस LBH है ना, दिस इज एंटायर कंटेनर. अब इस कंटेनर में क्या है, पानी यहाँ पे स्टोर हो रहा है. तो टोटल 4000 किलोमीटर क्यूब पानी आपके पास स्टोर हो जाएगा साल भर के अंदर अंदर. ओके, अगर मैं बात करता हूँ डेप्थ की, डेप्थ इस जो पानी की है वो कितनी है, 1170 mm. ये है आपका एक साल का डेटा, 1 ईयर डेटा. अच्छा, अगर मैं अब इसमें बात करता हूँ तो अगर मैं रिवर्स की बात करता हूँ, एवरेज फ्लो इन द रिवर सिस्टम इज 1880 किलोमीटर क्यूब. ओके, 1880 किलोमीटर क्यूब. आउट ऑफ दिस वाटर रिसोर्सेज यूटिलाइजेबल थ्रू द सरफेस स्ट्रक्चर इज 690 किलोमीटर क्यूब. यानी कि इस टोटल 1880 किलोमीटर क्यूब का सिर्फ और सिर्फ 36% ही आपके पास अवेलेबल है थ्रू द रिवर वाटर सोर्सेज. उसके अलावा आपके पास अवेलेबल नहीं है. So that is a very gross situation here. That is why it is always said to utilize the water in a maximum possible way. Okay, in a maximum efficient way. अच्छा, अगर हम बात करते हैं कुछ हाइड्रोलॉजिकल डेटा की, तो ये कुछ आपके पास यहाँ पे सामने टर्म्स दिख रहे हैं जिसको आगे हम पूरे इस सब्जेक्ट में यूज़ कर रहे होंगे. जब तक हम हाइड्रोलॉजी का डिस्कशन करेंगे और इवन हम इरिगेशन में भी बात करेंगे तो इन चैप्टर्स का, इन
डेटा का रिक्वायरमेंट वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. What are the different hydrological data? First is the weather and climate record. These are very much required, okay, so for the determination of different components in hydrology. Precipitation data, rainfall data आपके पास होना चाहिए. साल भर में कितनी बारिश हो रही है आपके पास, okay, किसी एक एरिया में कितनी बारिश हो रही है, किसी एक सब एरिया में कितनी बारिश हो रही है. So you have to know that data. उस प्रेसिपिटेशन की डेटा से आप क्या कर सकते हो, यू कैन डिटरमाइन द रन ऑफ वॉल्यूम एंड इट्स पीक, कि कितना रन ऑफ, मैक्सिमम कितना रन ऑफ हो सकता है. ओके तो अगर हमें मैक्सिमम रन ऑफ पता चलेगा तो हम कुछ ना कुछ सोचेंगे कि अच्छा अगर रन ऑफ की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो रही है, सो लेट अस गिव इट सम एफर्ट टू व्हाट, टू ट्राई टू रिड्यूस दिस रन ऑफ. देन इफ आई टॉक अबाउट दिस वाटर नीड्स एंड एक्सपेंशन प्लानिंग, तो नए नए वाटर सप्लाई सिस्टम हमें डिज़ाइन करने होते हैं, तो उनके लिए भी ये प्रेसिपिटेशन डेटा का यूज़ होगा. इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रीम फ्लो डेटा, नदियों में कितना पानी बह रहा है, because that is the amount of water that you will be using in your daily use, that is for the supply of the water. क्योंकि हमने पीछे अभी देखा कि रिवर का कितना था, 1880 किलोमीटर क्यूब था, एंड आउट ऑफ दैट ओनली 36% was to be used. तो स्ट्रीम फ्लो डेटा इज यूज्ड इन प्लानिंग ऑफ द रिजर्वायर, इट इज़ यूज्ड इन डिज़ाइन ऑफ द स्पिलवे, कल्वर्ट एंड ब्रिजेस. क्या होते हैं इन सबको भी हम आगे देखेंगे. इट इज़ फॉर डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम पीक फ्लड, कितना मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है ना, बारिश अगर हो रही है तो कितना फ्लड की वैल्यू कितनी जाएगी, है ना, कितना डिस्चार्ज हो रहा होगा उस समय. फॉर डिटरमाइनिंग द फ्लड फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इवापोट्रांसपिरेशन डेटा. दिस इज फॉर डिटरमाइनिंग द वाटर बजट फॉर द रिवर बेसिन एंड फॉर द रिजर्वायर कैपेसिटी. जो भी हम डैम का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो जो पीछे रिजर्वायर बनेगा उसकी जो कैपेसिटी होगी उसके लिए इवापोट्रांसपिरेशन डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज देयर कैन बी एक्स नंबर ऑफ लॉसेज, x amount of losses that can occur in the basin. Infiltration characteristic of the area, okay, these will be helpful in determining the rainfall axis and the runoff. तो ये दो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी. अगर हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो भी यहाँ पे रोल बहुत ज़्यादा नहीं प्ले करता है, बट येस इट विल बी हेल्पिंग इन द बेस फ्लो ऑल्सो, विच यू कैन सी, यू विल बी सीइंग इन द हाइड्रोग्राफ एंड ऑल, दैट इट इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट देयर. अगर हम बात करते हैं एक और टर्म की, फिजिकल एंड जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जो भी फिजिकल एंड जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे हेल्प इन डिटरमाइनिंग द रन ऑफ पैटर्न एंड सिल्ट लोड मूवमेंट. ओके सो दीज आर द हाइड्रोलॉजिकल डेटा दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड. हमने यहाँ पे 7 चीज़ों का डिस्कशन किया एंड यू विल बी लाइक सीइंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज इन द कमिंग लेक्चर्स. लेट अस टेक अ लुक ऑन वन न्यूमेरिकल हियर. यहाँ पे ध्यान से देखिएगा. A lake has a water surface elevation of 103.2 meter above the datum at beginning of a certain month. In that month, अब मंथ में ये नहीं बता रखा कितने दिन का है, कौन सा है, ये नहीं बता रखा है. In that month, lake received an average inflow of 6 meter cube per second from the surface runoff. ठीक है, तो इनके पास एक सोर्स आया पानी का. अब देखिए ये आपको यहाँ पे समझना चाहिए क्या, कि ये कुछ वाटर बजट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे लग रहा है, बिकॉज देयर इज सम इनफ्लो एंड देयर माइट बी सम आउटफ्लो ऑफ द वाटर. नाउ सी इन द सेम पीरियड एवरेज आउटफ्लो फ्रॉम द लेक वाज 6.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ओके सो देयर इज वन इनफ्लो वैल्यू, देयर इज सम आउटफ्लो वैल्यू. ऑल्सो द लेक रिसीव्ड अ रेनफॉल ऑफ 145 mm. तो आप यहाँ पे समझ सकते हो क्या, कि ये जो पानी यहाँ पे ये दे रखा है डेटा, इट इज़ अ रेनफॉल. रेनफॉल क्या होता है, दैट इज अ इनफ्लो फॉर द कैचमेंट. Okay, and evaporation from the lake surface was 6.10 centimeters. So that is an outflow. Okay, because evaporation is a type of outflow from the lake. Calculate the water surface elevation at the end of the month. Average lake surface area is 5,000 hectares. Assume that there is no to or from groundwater contribution in the storage. तो यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि ग्राउंड वाटर की कोई बात नहीं करी गई है. इन्होंने इनफ्लो और आउटफ्लो का डेटा आपको यहाँ पे दे रखा है. ओके इट इज़ बीइंग आस्क्ड कि वाटर सरफेस एलिवेशन में कितना बदलाव आएगा. लेट्स से लेक है, दिस इज द लेक, और इसका वाटर सरफेस एलिवेशन अगर मैं कहता हूँ कि ये डेटम है, ओके अगर ये डेटम है, तो ये लेक सरफेस एलिवेशन इज व्हाट 103.2 मीटर. अगर मान लीजिए इनफ्लो आउटफ्लो से ज़्यादा होता है, इफ इन दिस केस इनफ्लो इज ग्रेटर देन आउटफ्लो, व्हाट विल हैपन, इट विल लीड टू अ चेंज इन द स्टोरेज. स्टोरेज वैल्यू बढ़ जाएगी, पानी का वॉल्यूम
लेक के अंदर बढ़ जाएगा। जैसे ही पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो आप उसको रिलेट कर सकते हो किसमें, डेप्थ के रूप में। तो यहाँ पे जो वाटर लेवल है, दिस लेवल विल राइज अप, तो ये लेवल कहाँ चला जाएगा, इस लेवल पे चला जाएगा। तो दिस विल बी द दिस हाइट चेंज। ओके, तो इसी की बात कर रहा है कि कैलकुलेट द वाटर सरफेस एलिवेशन एट द एंड ऑफ द मंथ। अगर मान लीजिए आउटफ्लो ज़्यादा होता है इनफ्लो से, तब क्या होगा, स्टोरेज विल बी डिक्रीजिंग। तो यही जो आपका वाटर सरफेस एलिवेशन है 103.2, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे कुछ कम हो जाएगा, एंड देन दिस विल बी योर न्यू वाटर सरफेस एलिवेशन। चलिए हम आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में। अब आगे क्या हमें दे क्या रखा है, इनफ्लो में आपको दे रखा है 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड प्लस रेनफॉल दैट इज ऑल्सो गिवन टू यू। बट रेनफॉल यहाँ पे यूनिट्स कुछ और हैं, है ना, यहाँ पे आपके पास मीटर क्यूब पर सेकेंड में है और रेनफॉल आपका mm में दे रखा है या सेंटीमीटर में दे रखा है। आउटफ्लो की बात करें तो इट इज 6.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड प्लस इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की भी यूनिट कुछ अलग है। लेट अस सी नाउ द एंटायर थिंग हियर। सबसे पहले हम बात करते हैं इनफ्लो की। तो इनफ्लो कितना है, 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड द रेनफॉल। ओके, तो देखिए 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड को तो ठीक है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, बिकॉज द डेटा इज गिवन फॉर द एंटायर मंथ। अच्छा, मंथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप जनरली 30 डेज का आप एक मंथ अज्यूम करके यूज़ करिए। ओके, 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो इसको आवर्स और उन सब का कन्वर्जन करके यहाँ पे हमने यहाँ पे 30 डेज़ का यूज़ किया है डेटा। तो 30 डेज़ में जो टोटल इनफ्लो है एट दिस रेट, at the rate of 6 meter cube per second, it comes out to be 15.552 into 10⁶ मीटर क्यूब। अगर मैं रेनफॉल की बात करता हूँ तो रेनफॉल समझिएगा 145 mm की रेनफॉल हो रही है, यानी कि 0.145 मीटर की रेनफॉल आपको देखने को मिल रही है। इफ दिस इज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द टर्म्स ऑफ डेप्थ, तो अगर मैं क्या करूँ, इसको मैं अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो what we will be getting, area into depth, you will be getting the volume of the rainfall that is falling in the place। तो एरिया की बात करें तो एरिया कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 5000 हेक्टेयर्स। तो 5000 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर, है ना। अगर आप हेक्टेयर को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 10⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यू विल बी गेटिंग दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज देयर with the help of rainfall। तो 7.25 into 10⁶ मीटर क्यूब इज द रेनफॉल। तो यहाँ पे आपको देखिए दो डेटा आपको मिल रहे हैं, एक इनफ्लो का डेटा ये है, एक ये है। नाउ यू आर सिंपली एडिंग दीज टू टर्म्स एंड यू गेट द टोटल इनफ्लो विच इज कमिंग आउट टू बी 22.802 into 10⁶ मीटर क्यूब। If you talk about the evaporation and the other outflow, that is the 6.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, फिर वही चीज़ है, 30 दिन के लिए हमें चाहिए, पता है कि डेटा कितने दिन का है, 30 दिन का डेटा है, 30 डेज़ का, 1 मंथ का डेटा है। सो यू कन्वर्ट दिस रेट इनटू व्हाट, वॉल्यूम। तो इतना वॉल्यूम आपको आउटफ्लो में देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करता हूँ इवेपोरेशन की तो इट इज़ व्हाट 6.1 सेंटीमीटर्स। तो इट इज़ अ वेरी ह्यूज लॉस, है ना। आप ये सोचो कि इवेपोरेशन कितना ही होता होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा के मदद से कि इट इज़ अ वेरी ह्यूज लॉस। बारिश की बात करो तो 0.145 मीटर हो रही थी। ओके, सो दिस इज एयर 0.061 मीटर, इट इज़ ऑल्सो अ गुड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ लॉस। अगर आप इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हो, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट 3.05 इंटू 10⁶। ये क्या था, ये डेप्थ के रूप में आपको दे रखा है, डेप्थ के रूप में दे रखा है, मतलब क्या करोगे आप, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे। दिस से आपने एरिया मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। नाउ यू हैव गॉट दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो आप टोटल आउटफ्लो को क्या करेंगे, दोनों को आप ऐड करोगे, जो आपके पास दोनों डेटा दे रखे हैं 16.848 एंड 3.05। तो देयर इज सम अमाउंट ऑफ आउटफ्लो दैट इज गिवन। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द चेंज इन स्टोरेज। चेंज इन स्टोरेज की बात करोगे तो क्या होगा, मैंने आपसे पहले बताया, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। सो दैट इज द फॉर्मूला दैट वी आर अप्लाइंग 22.802 एंड 19.898। सो यू गेट दिस एज द वैल्यू। अब ये वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है मतलब क्या हुआ, देयर इज अ चेंज इन स्टोरेज एंड देयर इज अ इंक्रीज इन स्टोरेज। अच्छा, इंक्रीज इन स्टोरेज हमने बात करी तो ये वॉल्यूम के टर्म में आपको दे रखा है, बट मैं क्या कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप हाइट के टर्म में बताओ, डेप्थ के टर्म में बताओ। तो कैसे बताओगे आप लोग, सिंपली यू विल बी डिवाइडिंग बाय द एरिया। एरिया क्या आपको दे रखा है 5000 हेक्टेयर, जिसको आप कन्वर्ट कर लोगे मीटर स्क्वायर में। ओके, एंड देन यू कैन सिंपली सी दैट दिस इज अ चेंज इन द डेप्थ। और ये क्या चेंज इन डेप्थ है, पानी ज़्यादा आया कि कम आया एज कम्पेयर टू द आउटफ्लो, इट हैज़ अराइव्ड मोर। यानी क्या कह रहा हूँ मैं कि इनफ्लो इज ग्रेटर देन आउटफ्लो। अगर ऐसा केस है तब देयर विल बी अ चेंज इन द सरफेस वाटर एलिवेशन। ओके,
तो यहाँ पे आपको जो डेटम की वैल्यू दे रखी थी 103.2 मीटर, you have added this value, so the new surface elevation is what 103.258 meter above the datum. So that is the answer for this numerical. Next एक और numerical हम यहाँ पे देखते हैं. The volume of atmospheric moisture is 13,500 kilometer cube, okay, and the flow rate of the precipitation is 558,000 kilometer cube per year. Find the residence time of the moisture. अब रेजिडेंस टाइम का ये फॉर्मूला हमने अभी तक देखा नहीं था, आई हैव नॉट इंक्लूडेड इन द कंसेप्ट पोर्शन. यहाँ पे आप इसको देखिएगा. रेजिडेंस टाइम T इज इक्वल टू V अपॉन Q. V इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन दैट फेज एंड Q इज द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू दैट फेज. तो अगर हम V की बात करते हैं तो V इज इक्वल टू 13,500 किलोमीटर क्यूब एंड Q इज गिवन एज 558,000 किलोमीटर क्यूब पर ईयर. तो जो आपका रेजिडेंस टाइम निकल के आता है वो 8.83 डेज यहाँ पे निकल के आता है विद दिस हेल्प ऑफ फॉर्मूला. तो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एंड विद रिस्पेक्ट टू द चेंज, क्योंकि क्या हो रहा है, किसी एक फेज से दूसरे फेज में बदल रहा है, सो इन दैट केस यू विल बी यूजिंग दिस Q वैल्यू, है ना, कि एक फेज से दूसरे फेज में बदल रहा है, किस रेट से बदल रहा है, सो दैट इज दिस रेट हेयर. कितना वॉल्यूम बदल रहा है ना, सो दैट इज दिस वॉल्यूम हेयर, दैट इज दिस वॉल्यूम हेयर. ओके, सो दिस इज द रेजिडेंस टाइम ऑफ दिस मॉइस्चर ओनली दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. हम ये किसी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की किसी एक फेज के बारे में बात कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हम अगर मान लीजिए 3-4 फेज हैं तो हम चारों की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक फेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे. नेक्स्ट बात करते हैं प्रेसिपिटेशन. तो विद दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द एंटायर टॉपिक ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और द वाटर साइकिल जिसको हम बोल देते हैं. ओके, एंड देन नाउ वी विल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन मैंने आपसे बार बार बोला, इट डिनोट्स ऑल द फॉर्म्स ऑफ द वाटर दैट रीचेज द अर्थ सरफेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर से धरती तक आने के लिए कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं पानी के लिए. अब क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं उसको जानने से पहले यहाँ पे आप देखिए फेवरेबल कंडीशंस फॉर प्रेसिपिटेशन. एटमॉस्फेयर मस्ट हैव मॉइस्चर. मॉइस्चर होगा नहीं ऊपर तो नीचे कैसे आएगा. ओके, आसमान में क्लाउड बनने के लिए मॉइस्चर तो होना चाहिए ना. मॉइस्चर नहीं हुआ तो बारिश नहीं आएगी नीचे. ओके, सो एटमॉस्फेयर मस्ट हैव द मॉइस्चर. Second, there must be a sufficient nuclei present to aid condensation over them. Okay? अगर मान लीजिए अगर डस्ट पार्टिकल वहाँ ऊपर मौजूद ना हो तब क्या होगा, there will be no moisture that will be encompassing them. अगर मॉइस्चर यहाँ पे नहीं आएगा देन वो अपने आप से मॉइस्चर नीचे नहीं आएगा. इसीलिए आजकल आप देखते होंगे क्लाउड सीडिंग की जा रही है ना. ये आर्टिफिशियल रेन की हम बात करते हैं. ओके, तो क्लाउड सीडिंग का भी कंसेप्ट इसी तरीके का इसी से बन के आता है. ओके, बिकॉज देर आर सम एडिशनल न्यूक्लियाई जो हम ऊपर से स्प्रे कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द एरोप्लेन्स और द ड्रोन्स, और देन उसके बाद फिर बारिश करा दी जाती है. वेदर कंडीशन मस्ट बी फेवरेबल फॉर कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर. वाटर वेपर फॉर्म में गया तो बट कंडेंसी ना हो रहा हो तो फिर फायदा क्या, तो भी रेनफॉल रेनफॉल और द प्रेसिपिटेशन दैट विल नॉट बी अकरिंग. द प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन मस्ट रीच द अर्थ. ओके, बीच में रह जा रहा है, कभी कुछ वहीं पे ही डिकम्पोज कर जाए या फिर रिमूव हो जाए, दैट इज ऑल्सो नॉट द केस. दैट शुड ऑल्सो नॉट बी द केस. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. लेट अस टॉक अबाउट ऑल दीज फॉर्म्स. फर्स्ट इज द रेन जिसको आप बहुत कॉमनली देखते हैं. देन देयर इज स्नो. देन देयर इज ड्रिजल. ड्रिजल भी क्या है, एक तरीके का रेन ही है. बात करेंगे क्या होता है, जो आप कहते हो झीसी पड़ रही है आज, है ना, तो झीसी क्या होती है उसके बारे में देखते हैं अभी. देन देयर इज ग्लेज. ओके, देन देयर इज स्लीट. देन देयर इज हेल. देखिए आपने कहीं ना कहीं वर्ड सुन रखे होंगे, बट इफ यू टॉक अबाउट दिस इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़, तो अब इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ में हर किसी का एक फिक्स्ड डेफिनेशन दिया गया है कि इस रेंज में रहेगा तो उसको रेन कहेंगे, इस रेंज में रहेगा तो उसको ड्रिजल बोलेंगे. ओके, सो लेट अस सी नाउ व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है. रेन की बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ मेजर मोड ऑफ प्रेसिपिटेशन इन इंडिया. आपने देख ही लिया कितनी बारिश होती है साल भर में, और एन एवरेज 1170 mm ऑफ रेनफॉल टेक्स प्लेस इन इंडिया. कहीं पे ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, बट इट टेक्स प्लेस. इट डिनोट्स द वाटर ड्रॉपलेट्स विद साइज ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट वैरिंग बिटवीन 0.5 mm से लेकर 6 mm तक. जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो गिर रहे होते हैं, जो बूंद गिरती है, उसका जो साइज होता है दैट इज 0.5 mm से 6 mm. फर्दर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी दैट इज 0 से लेकर 2.5 mm per hour. इट इज अ लाइट रेनफॉल. ओके, दिस इंटेंसिटी इज गिवन लाइक दिस mm per hour or maybe centimeter per hour, anything.
Now second one is 2.5 to 7.5 mm per hour. It is a moderate rainfall. If it is greater than 7.5 mm per hour, it is heavy rainfall. अगर हम स्नो की बात करते हैं तो स्नो की अगर हम बात करें, these are the ice crystals having a density of 0.1 gram per cc. तो that is there. ड्रिजल की बात करते हैं, these are the fine droplets of water जिनका साइज इज लेस देन 0.5 mm. जब मैंने आपसे रेन की बात करी थी तो रेन के साइज की जब मैंने बात करी तो मैंने आपसे क्या कहा कि इसका साइज 0.5 से लेके 6 mm के बीच में होगा. अब आप यहाँ पे इसको कंपेयर करिए, जब बहुत ही छोटी साइज की बूंदें पड़ रही हैं तो दैट इज कॉल्ड एज अ ड्रिजल. इफ यू टॉक अबाउट द इंटेंसिटी तो इट इज व्हाट लेस देन 1 mm per hour. ग्लेज की बात करूँ अगर मैं, तो व्हेन द वाटर ड्रॉपलेट्स, रेन और ड्रिजल एनीथिंग comes in contact with the cold ground surface, okay, नीचे आएगा, then the water droplets freeze, okay, and form an ice coating. That is a very important term here. Form an ice coating on the ground surface which is called as glaze or the freezing rain. दो टर्म है यहाँ पे, glaze और freezing rain. So now let us see, यहाँ पे तो हमने बात करी glaze की. Now let us see ये कैसे बन रहा है. देखिए, if I talk about the freezing rain, what will happen if this is the लेट्स से ट्री ब्रांच, तो ये जो मॉइस्चर यहाँ आके ना ये स्नो फॉर्म में आ गया है, ओके, दिस पोर्शन, दिस इज कवरिंग द एंटायर ट्रंक हेयर, है ना. तो दिस पोर्शन हेयर, दिस वन, दिस इज द ग्लेज. इसको हमने और भी क्या बोला, एक और नाम दिया हमने इसको, फ्रीजिंग रेन का, ओके. एंड ऑल्सो दिस इज द स्लीट, दिस इज द स्नो. स्नो आप देखिए यहाँ पे, स्नो इज डिफरेंट फ्रॉम स्लीट. स्लीट देखिए, स्लीट यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, okay. If you talk about slow is not transparent in nature, okay. Snow का आपको यहाँ पे वही बात करी. Sleet की बात करते हैं, these are the frozen rain drops of transparent nature. तो sleet और glaze अलग अलग हैं, sleet और rainfall अलग अलग है. तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि जितने भी हमने 6 टाइप के precipitation की बात करी, these are all different types. They are not the same, okay. They are differing in some or other property. अगर हम हेल की बात करते हैं, these are the lumps of ice whose size is greater than 8 mm. As per international standard, if size is greater than 5 mm, it is called as a hail, and if the size is less than 5 mm, it is called as a ग्रोपल. तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं. तो अगर हम हेल की बात करें, पहले हम स्लीट देख लेते हैं. यहाँ पे स्लीट इज व्हाट, मैंने आपसे क्या कहा, दीज आर ऑफ ट्रांसपेरेंट नेचर. कौन सी, फ्रोजन रेन ड्रॉप्स, ओके. दे आर द फ्रोजन रेन ड्रॉप्स. अगर हम हेल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए दो हैं, एक दिस इज देयर एंड दिस स्मॉल वन इज देयर, ओके. तो यही चीज़ है यहाँ पे, हमने दो टर्म की बात करी, क्या, एक हमने बात करी हेल की, एक हमने बात करी ग्रोपल की, ओके. दीज आर द टू थिंग्स विच यू कैन सी हियर. टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन की अगर मैं बात करूँ, बारिश कितने प्रकार की होती है, किस तरीके से होती है, मेजर दे आर द 3 टाइप्स ऑफ precipitation. First is the orographic, second is the convective, third is the cyclonic rainfall और precipitation. अगर मैं orographic की बात करता हूँ तो orographic यहाँ पे आप देखिएगा, orographic में क्या होता है, अगर मान लीजिए if there is some mountain, यहाँ पे एक माउंटेन आ गया, अब क्या हो रहा है, यहाँ से तो पानी कहीं से ओशन से आया एंड देन व्हाट हैपेंस, दिस इज अ मॉइस्ट एयर. अब ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, व्हेन इट मूव्स अप इट विल बी फॉर्मिंग अ क्लाउड, और यहीं पे फिर क्या करेगा, दिस विल बी कॉजिंग द रेन. तो बारिश इधर साइड तो होगी बट ऑपोजिट साइड में कोई भी बारिश नहीं होगी. तो इसको हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड, और इसको हम बोलते हैं लीवर्ड साइड, ओके. दीज आर द 2 टर्म्स हियर. इसलिए कहते हैं मुंबई में बारिश होती है बट पुणे में बारिश नहीं होती है. दीज आर द 2 टर्म्स हियर. कन्वेक्टिव रेनफॉल की बात करें अगर हम, कन्वेक्टिव रेनफॉल में क्या होता है, लैंड सरफेस हीट करने के बाद वार्म हो गई, वार्म विल बी अ लाइटर एयर. जैसे ही वार्म एयर रहेगी वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर जाके वो ठंडा होगा एयर, एंड देन इट विल बी व्हाट, फॉर्मिंग द क्लाउड्स, एंड देन इट विल बी कॉजिंग द रेनफॉल. तो दैट इज कॉल्ड एज द कन्वेक्टिव रेनफॉल. अगर मैं तीसरे रेनफॉल की बात करूं, दैट इज दिस साइक्लोनिक रेनफॉल. तो इसमें क्या होता है, एक कोल्ड मास ऑफ एयर, एक वार्म मास ऑफ एयर, दे बोथ कम टुगेदर, ओके, दे बोथ कोलाइड. व्हाट विल हैपन व्हेन दे बोथ विल स्ट्राइक, ओके, then the warmer air is what, light, then it will move upward and the cold air will go downside. In that case what will happen, cold air तो यहाँ आ गई but warm air rises up, warm air जाएगी ऊपर,
वार्म एयर जाके वहाँ पे होगी कोल्ड, और कोल्ड होके वो हो जाएगी कंडेंस, एंड कंडेंस करेगी आपकी रेनफॉल. So with this we come to an end of the types of precipitation. Measurement of precipitation we will be covering in the very next class. Okay, thank you.